मेमोरी, आप इसको मेमोरी बोलते हैं, लिखा जाता है मेमोरी। कुछ लोग मेमोरी कहते हैं, कुछ लोग मेमोरी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और आपका मेमोरी होता क्या है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपने दिमाग में लेके आइएगा कि मेमोरी किसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेमोरी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक वो लोकेशन होता है जहाँ पर हम फ्यूचर में काम आने वाले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। फ्यूचर में काम आने वाले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकें। तो अब कंप्यूटर में मेमोरी का कॉन्सेप्ट अगर हम ले रहे हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो दो प्रकार से है। एक तो पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अभी मैं इसका एक नाम और लिख रहा हूं दोस्तों, आप अभी जान जाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक नाम और मैं ले रहा हूं इसका, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी मेमोरी, और इसको हम लोग कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी। इसका एक नाम और ले सकते हैं हम लोग मेन मेमोरी भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस नामों से भी जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और आपका सेकेंडरी मेमोरी तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब ही हो गया कि सबसे शुरुआत की मेमोरी, सबसे पहली मेमोरी जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, यानी जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही मेमोरी आपकी इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले यही मेमोरी काम आती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके भी कुछ और चीज़ें हैं। तो इसमें हम दो पार्ट लेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा रैम और एक हो जाएगा हमारा रोम। हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, एकदम से डिटेल में बात करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन आ सकें, आपके एमसीक्यू जो है क्लियर हो सके। आप देखते रहिएगा। तो रैम का जो पूरा नाम हम लेंगे, तो रैम का पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका जो लिख दूंगा मैं रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या होता है? अब रैम में अभी आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी है, मैं बात करूंगा। पहला इसमें आ जाता है एस रैम और दूसरा इसमें आ जाएगा डी रैम। तो एस रैम क्या है? एस रैम का मैं पूरा नाम लिखता हूं यहां पर समझने के लिए आपके, स्टैटिक रैम। रैम यहां पर मैंने लिख दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। और डी का मैं लिख दे रहा हूं डायनेमिक रैम, जिसको हम लोग गतिशील रैम भी कहते हैं और इसको स्थिर रैम भी कहते हैं। एस रैम को स्थिर रैम कहेंगे और डी रैम को गतिशील रैम कहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि रैम क्या होता है। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, जिससे आपको क्वेश्चन फंस सके। तो आपका जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के माने ये हो गया कि ऐसा मेमोरी, ऐसा कंप्यूटर में पार्ट जिस मेमोरी में आप डाटा जब लिखते हैं तो डायरेक्ट, जैसे मान लिया मैंने कुछ लिखा, ये कीबोर्ड है आपका, ये कीबोर्ड है आपका, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, बटन समझ लीजिए बना हुआ है ये। आप जब कोई डाटा लिखते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? वो पहले रैम के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? रैम के कांटेक्ट में आता है। अब रैम के कांटेक्ट में डेटा जब आएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ये रैम उसको अपने पास स्टोर करता है, और स्टोर करता है लेकिन तब तक स्टोर करता है जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहती है। अगर किसी कारण से पावर सप्लाई चली गई,
अभी मैं एस रैम और डी रैम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी कारण से पावर सप्लाई चली गई तो आपके रैम का डेटा गायब हो जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए हम रैम को एक नाम से और भी जानते हैं, मैं लिख रहा हूँ, इस रैम को जानते हैं हम लोग वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील ये क्यों है? परिवर्तनशील ये इसलिए है क्योंकि अभी इसकी स्थिति थी कि इसमें डेटा है और अभी तुरंत इसकी स्थिति बन गई कि इसमें से डेटा गायब हो गया, तो इसने अपने स्टेट को चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि इसका नेचर ही है वोलेटाइल, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला। तो रैम का जो नेचर है बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इसका नाम रैम है, ये आप लोग अगर समझेंगे तो बहुत टॉप का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि RAM है, ये AMR भी तो हो सकता था या MAR भी तो हो सकता था, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये रियल है, लेकिन एक्सेस मेमोरी रैंडम भी हो सकता था या मेमोरी एक्सेस रैंडम भी हो सकता था। बट ऐसा नाम क्यों रखा गया इसका, RAM ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि रैंडम के माने होता है बिना किसी क्रम का, जिसका कोई क्रम ना हो, जिसका कोई सीक्वेंस ना हो। तो ये मेमोरी में बिना किसी क्रम के डेटा को ढूंढता है, ये तो बिना किसी क्रम को ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसको उठाता है और मेमोरी से ला करके उसको स्क्रीन पर दिखा देता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका इसी सीरीज में नाम पड़ेगा RAM ही पढ़ने वाला है, REM ही इसको बोला जाएगा, इसीलिए इसको हम रैम बोलते हैं। और आगे इसमें हम देखते हैं कि एस रैम और डी रैम क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रीड और राइट मेमोरी हो गया, यानी इस मेमोरी को हम बोलेंगे तो रीड और राइट मेमोरी बोलेंगे इसको। किसको? रैम को बोलेंगे, रीड और राइट मेमोरी बोलेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फीचर है कि जो ये इसमें से डेटा गायब हो जाता है, ये इसलिए हम कंप्यूटर में डेटा जब लिखते हैं तो तुरंत उसको सेव कर लेना चाहिए। सेव कर लेंगे तो वो निकल के चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। अगर हम सेव कर देते हैं डेटा तो वो निकल जाता है हमारा सेकेंडरी में, यानी सेव करने के बाद ये रैम से निकल करके हमारे चला जाएगा परमानेंट स्टोरेज में। जब हम सेव कर देंगे तो रैम से निकल के वहाँ जाएगा। दोस्तों देखिएगा, इसको आगे बात करते हैं हम लोग एस रैम और डी रैम पे। तो रैम अगर क्लियर हो गया है आपको, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रैम के माने हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब एस रैम के माने हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक के माने होता है स्थिर, जिसमें गति ना हो, जो रुका हुआ हो। अब एस रैम जो है, एस रैम को बनाने के लिए आप देखेंगे तो एस रैम को बनाने में आपके ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर और लैच का मैं लिख दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप जब रैम को देखेंगे तो रैम को बनाने में ये वाला है रैम, यानी एस रैम, ट्रांजिस्टर और लैच, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किसको बनाने में? आपके एस रैम को बनाने में, तैयार करने में। और इसमें लगभग आप देख सकते हैं कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं। 6 ट्रांजिस्टरों के कॉम्बिनेशन से एक सेल तैयार किया जाता है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। तो ट्रांजिस्टर की संख्या इसमें जो होती है वो 6 होती है एस रैम में। और ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है, फास्ट मेमोरी होता है। इसको हम लोग कैश मेमोरी भी बोलते हैं, इसके रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ को ही लिख रहा हूँ। तो इसको फास्ट मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है और कैश मेमोरी के रूप में इसको माना जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका एस रैम होता है इसको कभी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्यों? क्योंकि इसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसमें कैपेसिटर का प्रयोग होता तो इसको हम लोग रिफ्रेश भी करते, रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसमें पड़ती। इसको टांगोगे तो यार हिल जाएगा ना, रहने दो ऐसे ही। ट्रांजिस्टर और लैच, और लैच क्या होता है? अब बात करते हैं लैच की कि लैच क्या होता है। लैच इज ए काइंड ऑफ मेमोरी। लैच एक मेमोरी है जो एस रैम में डेटा को तब तक स्टोर करके रखता है, डेटा के एक बिट को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहती है। तो लैच हमारा एक मेमोरी तरीके से यूज़ होता है कि जिसमें हमारे डेटा का एक बिट तब तक स्टोर करके रखता है वो जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहती है। अगर पावर सप्लाई चली जाती है तो डेटा इसका लॉस कर जाता है, लेकिन इसमें डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है। इसको हम लोग सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। हम एस रैम को सेमी
सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। किसको? SRAM को, सेमी कंडक्टर मेमोरी। ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें भी होता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो ये 6 ट्रांजिस्टर वाला एक मेमोरी है, जिसमें हम लोग लैच और ट्रांजिस्टर को प्रयोग करके इसका प्रयोग बनाते हैं और तैयार करते हैं। और इसका काफ़ी फास्ट मेथड होता है काम करने का, और कैश मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा ये जो है SRAM काम करता है, और इसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, और इसका डेंसिटी भी बहुत कम होता है। किसका? आपके SRAM का घनत्व भी बहुत कम होता है। तो SRAM इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। CPU इसका बहुत अच्छे पैमाने पर प्रयोग करता है कैश मेमोरी का काम को तेज करने के लिए। अब आते हैं हम DRAM। तो ये तेज मेमोरी हो गया। DRAM है डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका जो रैम है ये आपका ट्रांजिस्टर का बना होता है दोनों, यानी कि रैम यानी ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होगा तो इसमें भी ट्रांजिस्टर रहेगा, इसमें भी ट्रांजिस्टर रहेगा, दोनों में रहेंगे, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर रैम का ही निर्माण करता है तो दोनों में रहेंगे। अब सवाल उठता है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि एक में आपका ट्रांजिस्टर के साथ लैच प्रयोग होता है, आपने देखा, और एक में ट्रांजिस्टर के साथ आपका कैपेसिटर प्रयोग होता है, कैपेसिटर। ये तो DRAM में आपका कैपेसिटर का प्रयोग होता है, और ये इसीलिए ट्रांजिस्टर दोनों में है, लेकिन कैपेसिटर का प्रयोग होने के नाते ये रैम बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। जब काम करेंगे तो रिफ्रेश अगर नहीं करेंगे तो सिस्टम की स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी और काम नहीं करेगा। और इस मेमोरी को मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। DRAM को, जो हम कंप्यूटर में रैम लगाते हैं, वो हमारा मेन मेमोरी के रूप में गिना जाता है। और इसका जो घनत्व होता है ना, मतलब आपके SRAM की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। और आपका जो DRAM है ये आपका उतना फास्ट नहीं होता जितना कि हमारा SRAM होता है। और SRAM हमारा महंगा होता है, ये हमारा उतना महंगा नहीं होता है। तो दोस्तों आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ट्रांजिस्टर और लैच से ये होता है, और ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से ये बना होता है। मैं यहाँ लिख दूँ ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर, ये DRAM का काम हो गया, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर का काम। और सेमीकंडक्टर मेमोरी इसको बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर मेमोरी होती है। अब आगे बात आती है कि आपका DRAM के बाद हम चलते हैं आपके रोम वाले पार्ट पे। ये क्लियर हो गया होगा इतना। अगर इसमें कोई डाउट है दोस्तों तो आप लिख करके नीचे पूछ सकते हैं। मेन जो आपका सवाल आता है उसका फुल फॉर्म का आता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। फिर आता है सवाल कि रैम किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर और आपका ये क्या कहते हैं लैच से मिलके बना होता है, 3 चीज़ों से। लेकिन जब हम अलग अलग करेंगे तो SRAM और DRAM जब पूछेगा तो SRAM आपका ट्रांजिस्टर और लैच से मिलके बना होता है। और लैच मैंने बताया कि लैच आपका एक मेमोरी टाइप में होता है, जिसमें वो डेटा बिट को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहती है। अगर पावर सप्लाई चली जाती है तो हमारे लैच से डेटा गायब हो जाता है। और फिर ये DRAM देखेंगे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है। इस SRAM को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और 6 ट्रांजिस्टर का सेल होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। SRAM हमारा फास्ट होता है और कैश मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। महंगा भी होता है, आपके DRAM से महंगा भी होता है, आपका DRAM सस्ता होता है। और DRAM आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका DRAM का घनत्व तो ज़्यादा होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और SRAM की डेंसिटी कम होती है। अब आते हैं हम लोग रोम पर। दोस्तों इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आप समझ सकते हैं। आगे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको वॉश आउट कर दिया है, हटा दिया है, वॉश कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो आप इसका क्या करेंगे? अरे दोस्तों मैंने ये हटा दिया, इसमें दोनों लिखा होना चाहिए था, SRAM और DRAM। फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया कुछ देर पहले, आप देख सकते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब फिर बात आती है आपके रोम की। तो एक तो होता है M-ROM, एक होता है P-ROM, एक होता है EPROM और एक होता है EEPROM। इसका मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आप लोग मेरे वॉइस को देख करके आप लिख लेंगे।
एम फॉर होता है मास्क्ड, 1 2 3 4, ये होता है मास्क्ड, मास्क्ड रोम। दूसरा होता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल, ये वाला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी पी रोम आपका हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा वाला है इरेजेबल, ERASABLE, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक से बना है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, यहाँ वाला ई आ गया इसमें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं यहाँ, चलिए ठीक है मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया प्रोग्रामेबल रोम, मैंने रोम का यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। और यहाँ पर है ये ई का हमारा हो गया इरेजेबल। अब पी मैंने यहाँ लिख दिया तो फिर दोबारा मैं पी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, पी रोम। और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर यही ई वाला यहाँ आ जाएगा, यही पी वाला यहाँ आ जाएगा, ये हो गया दोस्तों। मैंने लिख दिया कि आप लोग हो सकता था कंफ्यूज हो जाते। तो एम रोम माने मास्क्ड रोम, पी रोम माने प्रोग्रामेबल रोम, और ई पी रोम माने इरेजेबल पी रोम, और ई पी रोम माने इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का आप लोग जान गए। अब रोम क्या है? रोम के माने है रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर में ये ऐसी मेमोरी है जिसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ राइट नहीं करेंगे। इसका जो डेटा होता है ये परमानेंटली स्टोर होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल। क्यों कह सकते हैं दोस्तों नॉन वोलाटाइल? यानी अपरिवर्तनशील। क्या कह सकते हैं? अपरिवर्तनशील। क्यों ऐसा होता है? जैसे मैंने रैम में बताया था कि अगर इसमें हमने कोई डेटा कीबोर्ड से लिखा है और इसमें आ गया, स्टोर हो गया है, इसके कांटेक्ट में है, और अगर लाइट चली गई तो रैम का डेटा वॉश आउट हो जाता है, चला जाता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं रोम की, तो रोम में जो डाटा फीड हो चुका है, लाइट के आने का और जाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। डेटा बना कर रहता है, उसी में बना रहता है, गायब नहीं होता, डिलीट नहीं होता है। तो रोम को हम लोग मान सकते हैं और मानते भी हैं अपरिवर्तनशील मेमोरी है। ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। डेटा था तो डेटा है, लाइट आए या जाए कोई मतलब उससे नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम ही है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पार्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एम रोम जो है मास्क्ड रोम है, ये बहुत पहले यूज होता था। आज किसी कंप्यूटर में या किसी मशीन में आपको इसको देखने को नहीं मिलेगा। और रोम की जो बात करते हैं, रोम तो सारी चीज़ों का रोम एक मेन फॉर्मेट है। ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये भी रोम है, चारों रोम है। और रोम में आप देखेंगे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर आपने स्टार्ट कर दिया, अब कंप्यूटर आपने ऑन किया, अगर बूट कर दिया है, ऑन कर दिया है, तो बूटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन शुरू में आता है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वो बायोस जो होता है वो आपके रोम में लोड होता है। बायोस जो होता है, बायोस के माने हो गया, मैं दोस्तों इसका भी लिख दूं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका जो रोम है वो बायोस को कंटेन्स करता है, बायोस को रखता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आती रहती है कि इस सिस्टम में क्या क्या है, कनेक्शन कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपका रोम देता रहता है। जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करके तुरंत आप काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो आपका ये हो गया बायोस और रोम का कनेक्शन। बायोस में आगे आपको जब कोई टॉपिक आएगा बायोस का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बताने का प्रयास करूंगा बायोस के बारे में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि रोम एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डेटा फीड कर देते हैं और उसको हम केवल पढ़ते हैं। अब आती है बात एमरोम की। तो एमरोम बहुत ही कॉस्टली होता था और पहले के समय में मशीनों में प्रयोग होता था, अब नहीं होता है। मास्क्ड रोम है, तो इससे सवाल नहीं बनना चाहिए। 99.99 सवाल इससे नहीं बनना चाहिए, कतई नहीं बनेगा इससे सवाल एमरोम का, क्योंकि ये पहले चलता था। बट मैंने बता दिया कि अगर पूछ ले कि एमरोम किसका पार्ट है, तो आप बता सके कि एमरोम हमारा रोम का पार्ट है।
PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, प्रोग्राम किया जा सकता है इसमें दोस्तों, जैसा कि पता लग गया प्रोग्रामेबल है, तो प्रोग्रामेबल अगर है तो इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। अब प्रोग्राम अगर करेंगे तो प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जब हम एक चिप खरीदते हैं, चिप लेते हैं, बेटा मत हिलाओ मत हिलाओ, रहने दो, ऐसे रहने दो, बस केवल देखो, बैठ के पढ़ो, केवल पढ़ाई करो, ठीक है। अभी इसको हिला दोगे तो हमारा ये खराब हो जाएगा, सब आवाज़ इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो बस शांति से बैठ के पढ़ो। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई ब्लैंक चिप लेते हैं मार्केट से, रोम का कोई चिप लेते हैं, तो उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें हम कुछ लोड कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का मतलब हो गया, अगर कभी पूछता है कि रोम को चार्ज कैसे किया जाता है, तो रोम को चार्ज करने का मतलब हो गया उसमें इंस्ट्रक्शन को लोड करना। रोम को चार्ज करने का मतलब हो गया, फिर से ध्यान से सुनिए, कभी ऐसा पूछेगा तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि बैटरी चार्ज करने की बात की जा रही है। रोम को चार्ज करने की बात जब भी पूछेगा तो आप समझ लेना कि रोम में कुछ लोड करने की बात की जा रही है, कुछ इंस्ट्रक्शन डालने की बात की जा रही है। तो जो आपका रोम होता है प्रोग्रामेबल वाला, तो जब हम मार्केट से कोई चिप लेते हैं, मार्केट से कोई ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक रोम लेते हैं, तो उसमें हम प्रोग्राम डालते हैं, तो प्रोग्राम लोड करने को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। और इसमें क्या है, एक बार ही डेटा इसमें अपलोड हो सकता है, अपडेट किया जा सकता है एक बार, बस फर्स्ट टाइम, दोबारा नहीं। ये ऐसा चिप होता है। चिप की भी कैटेगरी है, सारे अलग अलग कैटेगरी के चिप हैं, सारे अलग अलग कैटेगरी के चिप हैं। तो आपका जो PROM है ना, इसमें हम एक बार डेटा इसमें लोड कर सकते हैं, एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन लोड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ मशीन को देना है, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा। अब आपका आता है EPROM। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, EPROM क्या है, इरेजेबल शब्द आ गया, इरेजेबल यानी ये ऐसा आपका प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल एक फीचर है कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा उसमें लोड कर सकते हैं, दैट इज द प्रोग्रामेबल। तो हम उसको दोबारा प्रोग्राम लोड कर सकते हैं, लेकिन इरेज करके। अब इरेज कैसे करेंगे, हम इस चिप को, जो ये चिप है इसमें डेटा मान लो लोड हो चुका है, एक बार डेटा हम फीड कर चुके हैं। अब डेटा फीड करने के बाद क्या होगा कि डेटा जैसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो डेटा लोड करने के बाद हम इस वाले चिप को 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट, UVL अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको हम पास करते हैं इस चिप को। और जब इस चिप को पास करेंगे तो इसमें जो डेटा चार्ज किया गया था, डेटा चार्ज का मतलब ये है एनर्जी देना नहीं, चार्ज करने का मतलब है इंस्ट्रक्शन को उसमें लोड कर देना, इसको बोलते हैं चार्जिंग बोलना। किसी भी चिप को चार्ज करने का मतलब होता है, चिप को चार्ज करते हैं तो उसको बोला जाता है कि डेटा हम उसमें इंस्ट्रक्शन लोड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन लोड करने का मतलब होता है उसको चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो 40 मिनट तक इसको अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट, UVL, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अल्ट्रा वायलेट लाइट, अगर मैं लिखने में फंसूंगा तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा। अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट से अगर हम इसको गुजारते हैं इस वाले चिप को, तो इसमें डाटा हम फिर से लोड कर सकते हैं, लेकिन 40 मिनट तक इसको गुजारना पड़ेगा। और अब आती है बात EEPROM। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो नीचे लिख देना, पूछ लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। अब ये वाला ई यहाँ आ गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये ऐसा मेमोरी है कि जो इरेज किया जा सकता है। बट अब किससे करेंगे, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक से कैसे होगा, इसमें भी अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग होगा, इसमें भी अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग होगा। और इसमें अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग होगा, लेकिन कैसे होगा, अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग करने के लिए आपको इसमें क्रिस्टल विंडो एक होता है, क्रिस्टल लिक्विड विंडो, क्रिस्टल विंडो होता है इसमें, जिसमें से हम इसको गुजारते हैं। तो 4 से 10 मिलीसेकंड 4 से 10 मिलीसेकंड में हमारा डेटा इसमें राइट हो जाता है। और हम इसमें लगभग 10,000 बार डेटा राइट कर सकते हैं, 10,000 बार डेटा को राइट कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट जो है किरणें हैं, लाइट है, उसको हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक होता है, मैंने बताया था अभी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मैं लिख दे रहा हूँ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो। क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो से जब हम इसको गुजारते हैं, किसको, इस वाले चिप को, तब ये हमारा 4 से 10 मिलीसेकंड में डेटा को वॉश आउट करके फिर से रिफ्रेश कर देता है कि दोबारा डाटा इसमें डाला जा सकता है। और इसको कम से कम 10,000 बार इसको रिमूव करके डेटा हम इसमें लोड कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का इसमें प्रयोग होता है इसको हटाने के लिए। तो हमारा एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लास्ट वाले में प्रयोग होता है और ऊपर वाले में केवल अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग होता है, लेकिन 40 मिनट तक प्रयोग करना पड़ता है उस पर, तब डेटा को वो वॉश करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये
कहाँ गया भैया डस्टर हमारा ये। अब मैं इसको दोस्तों सोच रहा हूँ कि मैं इसको वॉश कर दूँ, इसको मैं समझा चुका हूँ, मैं वॉश कर दूँ। तो रोम का हमारा कॉन्टैक्ट बायोस से होता है। अब क्या होगा कि ये क्लियर करने के बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं प्राइमरी से डेटा सेव करता हूँ तो वह निकल करके सेकेंडरी में जाता है, जो कि परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब मैं इसको आपको मिटा देता हूँ। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, ले भी लिया होगा। दोस्तों मैं इसको साफ़ करता हूँ जिससे मेरा ये थोड़ा सा जगह मिल जाए मुझे सेकेंडरी पढ़ाने के लिए। और भी डिटेल में इसको बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, बोर करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि जिससे आप बोर हो जाएं। तो अभी मैं बात करूंगा सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी में जब मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी में जैसे आपका आ जाता है टेप मेमोरी, फिर एक आता है मैग्नेटिक, ये आपका एम टेप है यानी मैग्नेटिक टेप है, और एम डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क है। एम डिस्क माने मैग्नेटिक डिस्क है। और फिर आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी, और एक हो जाता है आपका फ्लैश मेमोरी। इस तरीके से हम इसको सेकेंडरी को समझने के लिए इसको 4 जगहों पर बांट ले रहे हैं। आप इसको 3 ही में समझ सकते हैं, आपके ऊपर है, सारा एक ही चीज़ है, सेकेंडरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों देखते हैं टेप मेमोरी क्या है। टेप मेमोरी जो होता है ये सीक्वेंशियल मेमोरी कही जाती है। सीक्वेंशियल मेमोरी कहे, क्रमिक मेमोरी। क्रमिक मतलब इसमें डेटा का क्रम होता है। मतलब अगर आप डेटा लोड कर चुके हैं फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, तो आप डायरेक्ट इससे जाकर के डायरेक्ट इस फाइल को नहीं खोल सकते कि फाइल पहला खोल के मैं देख रहा था, अभी मेरा काम हो गया है, अब मैं फाइल नंबर 4 खोल लेता हूँ। नहीं, आप सीक्वेंस में है तो आप इन चीज़ों को ट्रैवल करते हुए जाएंगे, क्योंकि आपका एक टेप है। ये टेप मतलब एक फीता है, एक रिबन टाइप में है। तो रिबन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, शादी की कैसेट होती थी, तो शादी के कैसेट को हम लोग सीक्वेंशियल मेमोरी के रूप में लेते थे, वो भी एक टेप मेमोरी है। और मैग्नेट कलर उसमें होता है, इसमें फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का इसमें एक लेप लगा होता है जिसपे हम डेटा राइट करते हैं। और इसमें जैसे कोई शादी का या कोई गाना वाना का वीडियो कैसेट है, तो पहला गाना अगर आप सुन रहे हैं तो दूसरा भी सुनना पड़ेगा, तीसरा भी सुनना पड़ेगा। अगर नहीं भी सुनते हैं तो आप डेटा को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे, बट आपको उतना ट्रैवल करना ही, चाहे फॉरवर्ड करके बढ़ो चाहे सुन करके आगे बढ़ो। तो टेप मेमोरी जो हमारा था काफ़ी स्लो माना जाता था, क्योंकि अनर्गल चीज़ों को भी हमको उसमें यूज़ करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो हमारा ये हो गया एम मैग्नेटिक टेप। ये 1/2 इंच इसकी चौड़ाई होती थी, लगभग 1/2 इंच इसकी चौड़ाई होती थी, 1/2 इंच इसमें। और एम डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में क्या है, इसमें आपका आएगा हार्ड डिस्क HDD और दूसरा आएगा आपका FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यानी हार्ड डिस्क HD में लिख दूँ समझने के लिए आपको, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे HDD लिखो चाहे D ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों आवाज़ सुनिएगा, उसी से आप नोट्स बना लीजिएगा। और ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब देखिए हार्ड डिस्क जो आपका होता है, हार्ड डिस्क जो आपका ये है, ये आपका परमानेंट स्टोरेज है और मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। हार्ड डिस्क मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से समझने के लिए आपके। और इसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं, और ये प्लेटें एक स्पिंडल पे, मतलब बीच में एक धुरी ऐसे होता है जिसमें प्लेटें ऐसे पहनाई जाती हैं, इसमें प्लेटें ऐसे पहनाई रहती हैं, और उन प्लेटों पे डेटा को लिखा जाता है। उन प्लेटों को आप सरफेस के रूप में समझ सकते हैं कि सरफेस होता है, सतह होता है, सरफेस 0, सरफेस 1, ऐसे प्लेटें लगी होती हैं। तो सरफेस पे डेटा हम लोग राइट करते हैं उस पर। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क आपका होता है, बीच में स्पिंडल होता है और ऐसे बना रहता है आपका। तो ये चीज़ जो होता है ये आपका होता है ट्रैक, और ये ऐसे ऐसे बटा होता है ट्रैक जो होता है हमारा ऐसे बटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये हमारे एक ऑफिस के हैं जो हार्ड डिस्क लेके आ गए हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे गोल सा ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ये गोल सा ऐसे बना हुआ है। ये अंदर प्लेट लगी है, इसी का आकार आपको अंदर से दिख रहा है, और ये इसमें स्पिंडल लगा हुआ, इसी में प्लेट बैठाई गई है, इसी में ऐसे
ऐसे प्लेट बैठाई गई है और प्लेट उसी पे घूमती है, और जब प्लेट घूमती है तो डेटा उसी पर राइट करता है। थैंक यू। डेटा उस पर राइट करता है, और ये प्लेटें ट्रैक और सेक्टर में बटी होती हैं। आप देखते हैं कभी कभी सेक्टर खराब हो जाता है, बूट सेक्टर वायरस आ जाता है, तो यही सेक्टर की चर्चा की जाती है, यही सेक्टर है वो। तो आपका ये हो गया हार्ड डिस्क। अब हम इस पर बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। ये फ्लॉपी डिस्क क्या है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं अगर नहीं साफ़ करूँगा तो एक बोर्ड पे आने वाला है नहीं, आपको हटाना, मुझे हटाना पड़ेगा। फिर आपका आता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है 3.5 इंच का, 3.5 इंच, और एक होता है 5.25 इंच का, 5.25 इंच, मतलब 3.5 और 5.25। इसको हम ऐसे भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है, 3.5 इंच और 5.25 इंच। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो आपके 800 KB से लेकर के 2.8 MB तक होती है, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड जो इसका मानक है वो 1.44 MB का है, लेकिन इसकी कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, 800 KB से लेकर के 2.8 MB तक हो सकती है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है, मेन साइज़ है, 1.44 MB की कैपेसिटी की होती। छोटी छोटी फाइलों को लेकर के हम इसको ट्रांसफ़र करते थे। ये चौकोर होता था, कुछ इस तरीके से फ्लॉपी आपका होता था। दोस्तों मैं ऐसे बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे होता था, ऐसे होता था, और बीच में ऐसे बना होता था। ये ब्लैक कलर का होता था, और इसके अंदर का जो डिस्क होता था उस पर भी मैग्नेटिक मटेरियल ही होता था, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल या ऑक्साइड कह सकते हैं, फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं। और ये प्लास्टिक के जैकेट में इसका डिस्क होता था। डिस्क बहुत ही मुलायम होता था, जिस पर हम डेटा राइट कर सकते थे, और उसकी क्षमता जो होती थी 1.44 MB की होती थी। ये 3.5 इंच और 5.25 इंच की कैपेसिटी में आता था। 3.5 इंच वाला छोटा होता था, अभी तो देखने में नहीं मिलता। अब आप देख रहे हैं आजकल क्या छोटे छोटे पेन ड्राइव चल गए हैं जो GB में आते हैं, 16 GB, 32 GB, 64 GB। तो ये MB का तो खेला ही खत्म हो गया। एक MP3 भी आपका नहीं आने वाला इसमें। तो पहले छोटी छोटी फाइलों को लेके आने जाने का काम चलता था। और जो इसकी क्षमता होती है ये इसकी क्षमता होती है 100 KB से शुरू होती है, और 1.2 MB तक, 1.2 MB तक इसकी क्षमता होती है, 1.44। अब इसको मत देखिएगा कि ये बड़ा है तो ये छोटा कैसे है, ये इसके साइज ही है। ये कि कैपेसिटी इसकी ज़्यादा नहीं है, कैपेसिटी इसकी कम है, लेकिन साइज इसका ज़्यादा है। साइज इसकी कम है और कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। साइज पे मत जाइएगा दोस्तों, इतना बड़ा पेन ड्राइव है और 128 GB होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बाद इसको मैं हटा दूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, गुड। अब फ्लॉपी डिस्क वाला हो गया फंडा। अब ऑप्टिकल डिस्क में देखिए, ऑप्टिकल डिस्क में आपका आता है CD-ROM, और एक आपका है DVD-ROM, और एक आपका है BD-ROM। इसमें भी R और RW है, इसमें भी R और RW है, और इसमें भी R और RW है। तो R के माने हो गया CD का नाम हो गया कंपैक्ट डिस्क। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CD के माने हो गया कंपैक्ट डिस्क। थोड़ा सा वीडियो में लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने कहा था कि सर वीडियो आप थोड़ा सा लंबा कीजिए, क्योंकि छोटा वीडियो हो सकता है वो तैयारी करने वाले बंदे हों। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम का वही होगा जो वहाँ पे मैंने बताया था, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, और रोम का वही होता है। और BD का होता है ब्लू रे, BD का ब्लू रे डिस्क, रोम का वही होता है। अब यहाँ पे R का मतलब है CD रिकॉर्डेबल, R फॉर रिकॉर्डेबल, और RW फॉर रीराइटेबल। यानी ये ऐसा CD है कि जिसमें आप डेटा को मिटा के दोबारा लिख भी सकते हैं, जिसमें RW लगा होगा। कोई अगर बोलता है CD-R तो समझ लीजिए आपका रिकॉर्डेबल केवल रिकॉर्ड कर देगा, हट नहीं पाएगा इसमें से। अगर कोई बोलता है D, लिख दूँ इसको दोस्तों मैं, D CD-RW, तो ये हो जाएगा CD-RW, मतलब CD में रीराइटेबल है, आप एक बार लिख के दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे BD होता है। तो अब CD की जो क्षमता होती है ये लगभग 600 से लेकर के 700 MB तक होती है, और आपके जो DVD की क्षमता होती है ये 4.7 GB की होती है लगभग। और जो BD होता है ये 25 GB से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है, 25 GB।
तो डीवीडी को लिया गया कि हम कई सीडियों का डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकें, डाल सकें, लेकिन बीडी का प्रयोग आमतौर से किस लिए किया जाता है? बीडी का प्रयोग होता है एचडी मूवीज़ के लिए। एचडी मूवीज़ दोस्तों दिख रहा होगा आपको, एचडी मूवीज़ के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। एचडी के माने होता है हाई डेफिनेशन, यानी कि जिसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है। जब क्लियरिटी ज़्यादा होती है तो आपको हाई डेफिनेशन वीडियो बोला जाता है। हाई डेफिनेशन वीडियो माने हो गया जिसमें आपके जब आपका वीडियो क्लियर ज़्यादा बनेगा, उसमें ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, ज़्यादा आपका कैमरा बड़ा लगेगा, उसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन उसका होगा, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कलर उठाएगा मार्केट से, इन्वायरमेंट से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करेगा। तो जो 4 GB का होना है वो 20 GB का बन सकता है। जब ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो ज़्यादा बनता है। तो जितना ज़्यादा हाई लेवल का कैमरा होगा उतना बड़ा मूवी बनाएगा वो, तो उतना बड़ा मूवी बनाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एचडी मूवीज़ है वो। तो एचडी मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए बीडी होता है। और इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। CD रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आर के माने रिकॉर्डेबल, RW माने रीराइटेबल, यानी दोबारा लिखा जा सकता है मिटाल के। DVD भी वही चीज़ होता है, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल, री माने पुनः होता है। तो DVD भी आता है जो एक बार रिकॉर्ड कर दो खत्म हो गया काम, वही डाटा पड़ा रहेगा। और DVD RW भी आता है कि जिसको हम लोग दोबारा मिटाल के लिख भी सकते हैं। ऐसे BD भी आता है R और RW में कि एक बार डाटा रिकॉर्ड कर दिया तो काम खत्म। लेकिन अगर रीराइटेबल है तो एक बार रिकॉर्ड करने के बाद मिटा के दोबारा भी लिख सकते हैं, हम रीराइटेबल में कर सकते हैं। इसकी क्षमता 600 से 700 MB तक होती है और इसकी क्षमता 4.7 GB तक होती है और इसकी क्षमता 25 GB तक होती है। 25 GB से ऊपर भी जाती है, 50 में भी आता है और ऊपर आता है, जैसा जैसा कैपेसिटी का जैसा जैसा चाहिए उस तरीके से आपका BD रोम मार्केट में आपको उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब मैं इसको मिटालता हूँ आगे बताने के लिए आपको। और जो आपका फ्लैश मेमोरी है, ये फ्लैश मेमोरी आपका आता है जैसे कि चिप, इसको हम लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जिसको आप लोग USB ड्राइव बोलते हो या थंब बोलते हो, थंब। तो पेन ड्राइव ये दो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है, कोई वायर नहीं लगता। आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव में आपको देखिए, पेन ड्राइव में ऐसे कुछ बना होता है। मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे पेन ड्राइव जैसे बना हुआ है ऐसे, और ऐसे ऐसे उसमें पीतल की चीज़ें बनी होती हैं ऐसे। तो ये चीज़ जो होता है ये आपके डेटा को कंप्यूटर में आपके USB से कनेक्ट होता है। ऐसे ही ये समझ लीजिए मेरा 4 ये उंगली आपके पेन ड्राइव का है और ये 4 उंगली कंप्यूटर का है। तो ऐसे जाकर के डेटा जब सेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब सेट होती है, तो ऐसे ड्राइव को हम लोग बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, जो फ्लैशिंग के काम आता है। तो इस डाटा ट्रांसफ़र को फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। और CD में जब हम डेटा लिखते हैं तो लेंस के माध्यम से लिखते हैं, लेज़र मेथड बोलते हैं, LASER लेज़र मेथड बोलते हैं। लेज़र लिखते हैं, लेज़र भी बोलते हैं, LASER लेज़र मेथड इसमें बोला जाता है। और इसमें मेमोरी ट्रांसफ़र को फ्लैश मेमोरी के माध्यम से फ्लैश डाटा ट्रांसफ़र बोलते हैं कि फ्लैश करके हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टच करा के डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हो गया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप फिर से पूछिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं, सारी चीज़ें आपको लगभग क्लियर हो गई हैं। जो मेमोरी यूनिट होता है, अब मेमोरी यूनिट में नहीं बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मेमोरी यूनिट क्या है कि जो अब डेटा स्टोर होता है, फिर डेटा स्टोर करने में डेटा को मेजरमेंट करने का कुछ चाहिए ना, तो इसके लिए आपका होता है मेमोरी मेजरमेंट। जैसे हो गया बिट, 1 बिट बराबर 0, 1 एंड 0। 1 निबल बराबर 4 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। या कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो होता है मेमोरी में आपका 8 बिट जगह लेता है, मतलब 1 बाइट लेता है एक कैरेक्टर। फिर आपका 1 KB बराबर 1024 बाइट। फिर 1 MB बराबर 1024 KB, किलो बाइट। KB के माने किलो बाइट होता है दोस्तों, ये मैं लिख दूं आपके समझने के लिए, किलो बाइट। फिर आपका 1 MB के बजाय आपका आएगा 1 GB बराबर 1024 MB। फिर आपका 1 TB, GB माने गीगाबाइट, GIGA गीगा। और 1024 GB।
एक टीबी माने टेराबाइट, TERRA, टेरा, कहीं कहीं TERA भी लिखते हैं, टेराबाइट बराबर 1024 GB। और एक PB पेटाबाइट, पेटा PETA पेटा, पेटाबाइट, तो 1024 TB, इतना तक काफ़ी है। इसके आगे भी होता है जोटाबाइट, योटाबाइट, बहुत सारा होता है, बट आपकी ज़रूरत की चीज़ इतनी ही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बिट बराबर 0 एंड 1, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को 0 एंड 1 में समझता है, इसको हम लोग बोलते हैं मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट या 1 कैरेक्टर, एक KB बराबर 1024 बाइट, एक MB बराबर 1024 KB किलोबाइट, एक MB बराबर KB हो गया, ठीक है, एक GB बराबर 1024 MB हो गया, और आपका एक TB बराबर 1024 GB हो गया, और आपका एक PB बराबर 1024 TB हो गया। PB माने पेटाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। दोस्तों क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से। MB KB, GB MB, TB GB और PB TB। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा। और जिन दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर वीडियो थोड़ा सा लंबा कीजिए, तो मैंने लंबा कुछ ज़्यादा ही कर दिया। आप देखिए और मस्ती से पढ़िए, और आपको मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने में आपको कुछ जाता नहीं, बस हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, और हौसला मिलने से मैं आपको आगे और भी अच्छे से काम कर सकूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे टीम का मनोबल बढ़ सके, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी टीम है जो पूरे चैनल पे काम कर रही है। आप लोग देखते ही होंगे, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।